ये जैसे मान लो आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p3। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के जो p के 3 ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे होते हैं, आपको पता ही है px py pz, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन, इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन एटम, उसमें भी इसी तरह स्थिति है, तो वो क्या होता है कि उसका जो है इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और बाकी क्या बनते हैं पाई बॉन्ड बनते हैं, इस तरीके से। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो तो एक्सियल ओवरलैप से बनता है, लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बनता है आपके पास, ये पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के अंदर जो है, नाइट्रोजन के अंदर जो पाई बॉन्ड बनता है ना, उसके अंदर ये नाइट्रोजन के कौन से ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, पी ऑर्बिटल। ये एक नाइट्रोजन एटम है, दूसरा नाइट्रोजन एटम है, तो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं इधर भी और इधर भी, तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की पाई बॉन्ड क्या बोलते हैं आप इसको, पी पाई, क्योंकि दोनों तरफ पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये खासतौर पे आमतौर पे जो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है वो बनाते हैं। जैसे मान लो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कुछ ऐसा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा CO2 होता है, CO2 ऐसे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड है और ये दो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कार्बन एटम का कैसे होता है, इस कार्बन एटम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कैसे होता है, दूसरा ऐसे होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये ऑक्सीजन के साथ इधर से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ इधर से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इधर से और इधर से, ठीक है ना। p ऑर्बिटल्स भी होते हैं इसके पास, तो एक p ऑर्बिटल के साथ तो ऐसे इधर, और एक p ऑर्बिटल के साथ ऐसे इधर, ये पाई बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कुल मिला के क्या है कि अब इसके अंदर आप देखो ऑक्सीजन का भी पाई ऑर्बिटल है और कार्बन का भी पाई ऑर्बिटल है, तो इसको क्या बोलेंगे अगेन, पी पाई। टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कैसा हुआ, पी पाई और पी पाई, दोनों तरफ पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो कैसे हैं, पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप बात करते हैं जिन एलिमेंट्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो अपने डी ऑर्बिटल्स भी देते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, कहां गया, जैसे R3PO बोला इसने, R3PO, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फास्फोरस की हाइब्रिडेशन क्या बनेगी, P डबल बॉन्ड O और R R और R, सिग्मा बॉन्ड हुए 1 2 3 और 4, और ये कैसा है पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन तो क्या हुई sp3, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। तो क्या होता है जब एक्साइटेड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो 3s का क्या हो जाता है 3s1 और 3d1। लेकिन इसके अंदर हाइब्रिडेशन क्या है sp3, तो हाइब्रिडेशन में ये s और p3 इन्वॉल्व होते हैं, एक डी ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इधर से क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, इधर से ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल है, लेकिन फास्फोरस का क्या होता है डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। ये वाला डी ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्ड बनाता है,
sp3 तो ये हो गए आपके पास, ये तो 4 सिग्मा बनाने वाले हो गए। जो पाई बॉन्ड है इधर से p ऑर्बिटल का p फास्फोरस का d ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है यहां पर, और ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल होते नहीं, उसका तो p ऑर्बिटल ही होता है। सो दिस इज कॉल्ड d पाई p पाई टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। ये थोड़ा सा डिफ्यूज्ड होता है, थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, d ऑर्बिटल बड़े होते हैं और मतलब कमजोर होता है कंपैरेटिवली और कमजोर होता है, क्योंकि d ऑर्बिटल साइज में और बड़े होते हैं, डिफ्यूज्ड मतलब फैले होते हैं तो कंपैरेटिवली कमजोर होता है। और तीसरी कंडीशन होती है डी पाई बोलते हैं उसको। डी पाई में क्या होता है कि आपके जो ये जो मतलब दोनों तरफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा यहां पर देखो डिटेल जो लिखी हुई है, इस डिटेल को हम जरा पहले जो बोल्ड में लिखा है उसको पढ़ लेते हैं कि पाई बॉन्डिंग जो है 3 तरह की होती है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं अपने पास। फिर अपन वापस चलते हैं ऊपर जो पढ़ने के लिए। पहले देखिए, देख रहे हो मैं कहां से पढ़ रहा हूं, पी पाई बॉन्डिंग। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग p orbital of one atom overlap sideways with p orbital of another atom, which results in the formation of pi bond known as p pi bond. Example C double bond O, C triple bond N, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा है p pi d pi type of bonding. In this type of bonding, p orbital of one atom overlap sideways with d orbital of another atom, which results in the formation of pi bond known as p pi d pi. जैसे मैंने आपको बताया R3PO में यहां पर क्या है, d ऑर्बिटल्स है। तीसरा होता है d pi। In this, electrons are donated from filled d orbital of the metal to empty d orbitals of the ligand, और इसको आप क्या बोलते हो, d pi टाइप ऑफ बॉन्डिंग बोलते हो। जैसे यहां पर जैसे आपको दिखा रखा है, जैसे ये जो आपके पास है आर्सेनिक और C2H5 है, इसके अंदर चलो इसमें अपनी ज्यादा भी मात्रा नहीं मारते, एक बार आप याद रख लेना डी पाई, जब अपने आगे आएंगे कोऑर्डिनेशन में तब आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि पाई बॉन्डिंग 3 तरह की हो सकती है। एक, जब आपके जो पाई बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स के पी ऑर्बिटल्स हो। दूसरा, जब एक का पी और एक का डी हो। तीसरा, दोनों के डी। ठीक है, तो लास्ट जो हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले पेज पर से, लास्ट पॉइंट से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ये कहते हैं हैवी एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। हम पीछे चल के अब दोबारा पढ़ रहे हैं। रीजन, दिस इज बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। उसके बाद कहता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज वेरी इनर्ट। जो पहले पीले पीले बल्ब आते थे, देखे कभी आप? पहले बल्ब आते थे जो है, हाँ, जो फिलामेंट वाले, उनमें क्या होता था, नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी पहले, बाद में फिर आर्गन भरने लग गए। क्या रीजन होता था नाइट्रोजन भरने का है? और कहीं आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन भरी होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, चिप्स के ऑक्सीडेशन नहीं होता ना, नाइट्रोजन बहुत स्टेबल होता है, काफी इनर्ट होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो रीजन क्या कह रहे हैं, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई। नाइट्रोजन काफी इनर्ट है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है, फिर भी वो काफी इनर्ट है। ठीक है, on the contrary, phosphorus, arsenic and antimony form single bonds PP, AS, and SB, while bismuth forms metallic bonds in elemental state. Next कहते हैं catenation tendency is weaker in nitrogen. कौन जवाब देगा इस चीज का? हाँ जी, शाबाश। सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का वीक होता है, एन सिंगल बॉन्ड वीक होता है। क्यों भी अंशिका, क्यों वीक होता है? ऐसे ही वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला नहीं बोला आपने, 2-4 ही बातें होती है गरीब केमिस्ट्री वाले के पास, वेकेंट डी ऑर्बिटल, स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट वेरीफाइड, 2-4 बातें होती हैं, लगती कोई कोई है। गलत हो गया आंसर तो आपका। क्यों विधि विषय बता सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, नाइट्रोजन जो है कैटेनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता उसने, क्योंकि एन सिंगल बॉन्ड वीक होता है। कल मैंने समझाया था क्यों वीक होता है। बॉन्ड लेंथ कम होती है, ज्यादा कहां होती है? बॉन्ड लेंथ तो कम होती है, कम बॉन्ड लेंथ में ताकतवर होना चाहिए, नॉर्मल ट्रेंड तो यही, तभी तो एक्सेप्शन है।
हमने ये सोचा था भी छोटे छोटे एटम्स हैं, पास पास रहेंगे तो खूब अच्छी घनिष्ठ मित्रता होगी, लेकिन उल्टा हिसाब किताब है। क्या गड़बड़ है? क्यों युधिष्ठिर, क्या होता है इसके साथ? वीकेंड ऑर्बिट तो गप मारी है इसने, मैंने ये कहा है। मैं क्या गलत बोला है इसने? मैं केमिस्ट्री वाले को दो चार बातें होती है पर लगती नहीं है, कहीं कहीं लगती हैं, तुक्का सही नहीं लगता। और ये एमसीक्यू हो गया, वेकेंडी ऑर्बिटल पेनिट्रेशन में उसमें से आपने उठाना है, उसमें से कौन सा तुक्का लगाना है आप सोचो। हाँ जी, हाँ, जो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रिपेल करने लगते हैं, उनके कुछ झगड़ालू मित्र है साथ में। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे को पसंद करता है, लेकिन उनके पास जो दूसरे मित्र बैठे हैं ना उनके जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर करीब आ जाते हैं ना तो वो एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, तो सारे वो हिला देते सिस्टम को। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए बात को? So, the catenation tendency of nitrogen is weaker. This is because the single N-N bond is weaker than the single PP bond because of high inter-electronic repulsion of the non-bonding electrons owing to the small bond length. Okay. Next, other nitrogen does not form d-pi p-pi or d-pi p-pi bonds, d-pi d-pi bonds, whereas heavier elements do. क्यों भी? राधा आप बताएंगे? पढ़ के तो मैं भी बता दूंगा। हमें क्या पता? हाँ जी, आज तो मैंने बताया नहीं। क्यों सर, आप टाइम से आए थे क्या? फिर बता सकते हैं आप? डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। ये है तो कहानी कहीं ना कहीं वहीं घूमती रहती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल और ये, पर वो सही चीज जो है ना उस पर ग्रिप बनानी जरूरी है। क्यों डी पाई नहीं बनाता? है ही नहीं उसके पास, ठीक है ना? तो क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते इसलिए वो डी ऑर्बिटल नहीं बनाता। हेवियर एलिमेंट्स क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या दिस इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। हाँ जी, भी देखिए अब यहां पर हम जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं भाई, खुद का डी ऑर्बिटल हो, पी पाई मतलब एक तो पी खुद का सिर्फ पी कंट्रीब्यूट करता है, इस तरह से ऐसे बेईमानी तो ना करें अपने इसमें, है ना? ठीक है, तो बिसाइड रिस्ट्रिक्टिंग इट्स covalency to 4, nitrogen cannot form d pi p pi bond as heavier elements can form, for example R3p and R3p double bond CH2. Phosphorus and arsenic can form d pi bond also with transition metals when their compounds like phosphorus, इसको ट्राइथाइल फॉस्फीन बोलते हैं, एक्चुअली अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ लेंगे इसको। तो इसमें जब ये लिगेंड्स की तरह काम करते हैं तब ऐसा हम देखते हैं इसके अंदर डी पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें जो पाई बॉन्डिंग के बाद, ये बोल्ड में लिखा उसके बाद अपन आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, है ना? तो इसको ध्यान से समझना है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का अगर मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दूं, ठीक है शिखर, तो क्या बनेगा? NH3। क्या बोलते हैं उसको? अमोनिया। फॉस्फोरस का अगर हाइड्रोजन से करा दूं तो PH3, ठीक है। उसी तरह से ASH3, ठीक है। तो इसको अच्छा बेटा, एक्टिवा वगैरह मैंने आपसे कहा था इधर ही अपनी तरफ ही लगाया करो सारी, इधर ही, सामने तो नहीं लगाई किसी ने। या तो ऐसा करो उनको नॉक करके अंदर पार्क करे करो उनकी, ठीक है, या फिर अपनी तरफ पार्क करो, मैंने बहुत बार बोल दिया। हाँ जी, है इधर ही करनी बेटा, अपने आपको इधर इधर ही करनी है। कर इधर ही करा करो बिना मतलब इशू, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इसमें, हाँ जी, NH3 इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। आप कहीं पर भी लिख लो अपने पास, इसमें लिखा नहीं हुआ तो नोट्स में लिख लो भले। NH3 को बोलते हैं अमोनिया, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन।
ASH3 को बोलते हैं आर्सीन, एंटीमनी हाइड्राइड को बोलते हैं स्टिबीन, और BiH3 को बोलते हैं बिस्मथीन। ये हाइड्राइड्स हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स की, और ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग होती हैं, बहुत गंदी स्मेल होती है इनकी। इसी कारण से इस जो है कैटेगरी के, सॉरी, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस। क्योंकि इनकी हाइड्राइड्स, मतलब एलिमेंट नहीं फाउल स्मेलिंग, नाइट्रोजन फाउल स्मेलिंग नहीं है, हाइड्राइड फाउल स्मेलिंग है ना। तो ये सारे हाइड्राइड्स बड़ी गंदी स्मेल होती है। जैसे इसमें दो जो शुरुआती अपन पढ़ते हैं इनके बारे में, इसमें जो है अमोनिया में यूरिन लाइक स्मेल होती है, और फॉस्फीन में रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है। ठीक है, तो बहुत ही फाउल स्मेलिंग होते हैं ये कंपाउंड्स। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? EH3। अब इसमें ना कुछ बातें हैं ऐसी जो एक बार अगर आपने लॉजिकली समझ ली तो आगे आपके लिए काम की हैं, मतलब बार बार रिपीट होती रहेंगी। जैसे मैं अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ये है, फास्फोरस और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ये है, आर्सेनिक और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ये है, एंटीमनी और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ये है, बिस्मथ और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ये है। क्या ये बात सही समझ आती है आपको? क्यों ऐसा है जी? क्यों क्वेश्चन? हाँ, एटम का साइज इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। अब एक चीज बताइए आप, इसमें अभी अपन डिस्कशन, मतलब वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, और देखना आप खुद ही जवाब दे दोगे मुझे। थर्मल स्टेबिलिटी इनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्मल स्टेबिलिटी क्या कहता है आपका दिमाग? अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब मैंने जो NH मत बोलो, NH3, मैं तो सिर्फ एक बॉन्ड बना के दिखाया है, बेसिकली NH3 PH3 ASH3 इसकी बात कर रहे हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? NH3 की। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। एसिडिक नेचर की अगर आप बात करें, बिस्मथीन की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, H पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे मान लो उस तरह से रिड्यूसिंग नेचर की अगर आप बात करेंगे तो भी बिस्मथीन की ज्यादा होगी। इस तरीके से क्या है कि आपको कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स आते हैं जब भी हाइड्राइड की बात करते हो आप, तो वही जो मतलब जो एस्पेक्ट्स है वही चलते रहते हैं आपके पास। बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? बेसिक सबसे ज्यादा कौन सा होगा? है NH3। क्यों? अब बताएं जरा, अंजलि आप बोल रहे हैं NH3 क्यों? तो बेसिक कम हो रहा है। अच्छा, आपने वो लॉजिक लगाया है, अगर वो ना लगाएं तो बेस कैसे हो? बात तो ये है ना, बात ये है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे बेसिक। वो ठीक है, आपने लॉजिक लगाया, नीचे ज्यादा एसिडिक ज्यादा तो बेसिक कम, तो सबसे ज्यादा बेसिक आपने अमोनिया कर दिया, लेकिन कैसे? देखो, अब आप ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ जी बोलो। ज्यादा डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, कम नहीं होती, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। अभी तो आप कम बोले थे, ज्यादा गलती से नहीं बोल रहे। ये कम और ज्यादा वाली यही तो माता खाने वाली चीजें हैं, कब कम और कब ज्यादा, इसलिए मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। कम होगी ज्यादा होगी? क्यों? तो क्या हो गया? कम रखेगा अपने पास,
ठीक है, नहीं सही बात है, मैं तो ऐसे ही तंग कर रहा था आपको। ठीक है, तो कम नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि छोटा एटम मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर ज्यादा होता है, तो ये इसके ऊपर समझ लो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। आप अपने सारी बातें मतलब मैं थोड़ा अपन डिस्कशन ताकि जब अपन पढ़ने पर आए तो आप मेरी भाषा समझ सको। एसिड और बेस को डिफाइन करना ये हम पहले से 10th क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये सब अभी मैं आपको बता दूंगा ऐसे लिखने की, ये तो आपने नाम तो लिख लिए थे ना, बस और तो चीजें अभी अपने डिस्कशन में आ जाएंगी सब। है जी, हाँ हाँ, नहीं देखिए एलिमेंट को कभी आप एसिडिक बेसिक में नहीं डिफाइन करते, उसके कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। ऑक्साइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो पर्टिकुलर बेसिक। हाइड्राइड का एसिडिक बेसिक ऐसे अपन नहीं पढ़ते, हर चीज का अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और परेशान मत हो ना, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो सबसे पहले तो एक चीज आप कहीं पर भी अपने पास लिखो, शायद मैंने ऑर्गेनिक में लिखवाई हो, हाँ जी, pH 5 इसलिए नहीं बनता, हाइड्रोजन में इतनी ताकत नहीं है कि वो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्लोरीन फास्फोरस फ्लोरीन ले सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं ले पाता, 5 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ताकत तो चाहिए। ठीक है ना, तो उसको है जी, भाई आपको वो ऐसा होता है ना कि फास्फोरस को चैन नहीं है ना, कहेगा एक या तो 3 ले भैया या 5 दे रहे, मैं तो 5 ले ले, एक तो मैं देता नहीं। बात फास्फोरस की भी तो इच्छा की है जी। फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड बनाए तो देखिए, हाइड्राइड में उसकी औकात ही नहीं है ना 5 तो उसको +5 तक ले जाने के लिए जा ही नहीं पाता हो। भाई देखो पता है क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन होती है हर जगह पर। यहां पर ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि भाई क्योंकि हाइड्रोजन जब आप सिंथेसिस करने की कोशिश करते हैं तो हाइड्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है ना, कि वो जो है फास्फोरस को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा सके, तो +3 तक ही ले जा पाता है। जबकि आप फ्लोराइड बनाना चाहते हैं, अगर आप क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। आप मतलब अगर अपन बात करें तो आपने अगर फास्फोरस की +5 स्टेट पड़ी हुई है तो या तो आपने पेंटाक्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड, पेंटाऑक्साइड इन्हीं में पड़ी हुई है। ठीक है ना, तो ये जो हेलोजेंस है या ऑक्सीजन है, यही इतना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक इसको ले जाने की काबिलियत रखता है। आपने कभी पेंटासल्फाइड नहीं पढ़ा होगा, फास्फोरस पेंट नहीं पढ़ा ना, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। सल्फर की भी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती कि फास्फोरस को +5 तक ले जा सके, सिर्फ हेलोजेंस और इधर से अपना ऑक्सीजन, ये इतनी काबिलियत रखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या चीज बता रहा था आपको, हाँ एसिड के बारे में, सच। तो देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट की बात करें अगर अपने, कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, तो ना सबसे पुराना कॉन्सेप्ट जो था, जो 10th क्लास से आपने पढ़ा हुआ, वो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कहलाता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके हिसाब से क्या है, व्हाट इज एन एसिड, आपने 10th क्लास से पढ़ा हुआ है, H पॉजिटिव डोनर, जो सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव दे वो क्या होता है ना एसिड, और OH नेगेटिव डोनर वो क्या होता है, बेस। ठीक है, उसी तरीके से, लेकिन क्या था कि ये इनकम्प्लीट मतलब एक्सप्लेनेशन था, तो इसको इंप्रूव किया बाद में, काफी हद तक एप्लीकेबल बनाया। वो क्या कहलाता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एसिड की डेफिनेशन तो रिटेन करी, उन्होंने कहा एसिड्स आर H पॉजिटिव डोनर्स, लेकिन बेस की डेफिनेशन उन्होंने बदल दी, उन्होंने कहा H पॉजिटिव एक्सेप्टर्स आर बेसिस। और उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट आई वो थी लुईस का कॉन्सेप्ट था, एसिड बेस की डेफिनेशन जो थी वो लुईस की। लुईस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स जो एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो है वो बेस होते हैं। तो ना हम अब आर्हेनियस को तो भूल जाओ आप, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी या लुईस के हिसाब से हम समझाते हैं एसिडिक या बेसिक नेचर को,
जब हमें जैसी जरूरत होती है। जब भी हमें जैसी भी जरूरत होती है, हम एसिडिक या बेसिक नेचर को हम ब्राउनस्टेड-लॉरी या लुईस के अनुसार समझाते हैं, जैसी हमें सहूलियत बैठे। दोनों अपनी जगह एप्लीकेबल सही है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, तो 10th क्लास से हम पढ़ते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, पर हर जगह एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। अब जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि बेसिक सबसे ज्यादा कौन सा है, आपने कहा अमोनिया, ठीक है। कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसके पास। वैसे तो सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, सबके पास है NH3 PH सबके दो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सबसे ज्यादा किस तरफ अट्रैक्ट होएगा? नाइट्रोजन की तरफ। तो इस तरह से बेसिक सबसे ज्यादा है। तो ये चीजें जो है, ये एक बार कुछ बेसिक सी नॉलेज अगर आपको हो, और ये हाइड्राइड की बात ना, जब अपन फिर यही सेम चीज जो है जब अपन 16th ग्रुप में आएंगे तब भी यही हाइड्राइड आएंगे, तब बस वो ऑक्सीजन का हाइड्राइड, जैसे वाटर आ गया, H2S आ गया, वो आएगा। अभी अपन जो कर रहे हैं ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया, फास्फोरस का हाइड्राइड हो गया। 17th ग्रुप में जाएंगे तो आपके फ्लोरीन क्लोरीन के हाइड्राइड्स आएंगे, ठीक है ना। तो वो जो है ये तरीका रहता है अपने पास इसको समझाने का। प्लस एक बात आपको और समझा देता हूं एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। हाइड्राइड के एसिडिक कैरेक्टर ग्रुप में और पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारी बातें मैंने कहा ना, परेशानी क्या है कि कई चीजें मिंगल हो जाती हैं, मगर ऐसा नहीं, अगर आप ध्यान से सुनते जाओगे तो बिल्कुल क्लियर सी बातें हैं, कोई मिक्सड अप नहीं है, जंबल्ड अप नहीं है, हर चीज का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। जैसे ये हटा दूं, ये लिख लिया आपने अगर आपको, ठीक है। जब आप ग्रुप में चलते हैं, जब आप हाइड्राइड्स को ग्रुप में देखते हैं ना, जैसे मान लो आपका अपने अभी अपने बात कर रहे हैं, मान लो हेलोजन की बात कर तो नहीं रहे, मगर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो इनमें ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो ना एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इसमें इंक्रीज करता है। ये बात है इसके अंदर, ठीक है। माने जब आप एक ग्रुप में एलिमेंट्स की एसिडिक कैरेक्टर, हाइड्राइड्स के एसिडिक कैरेक्टर अगर आप जज करते हो, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है बॉन्ड लेंथ। लेकिन अगर आप पीरियड में देख रहे होते हो ना एलिमेंट्स को, जैसे मान लो पीरियड में आपके पास जैसे कार्बन का हाइड्राइड क्या हुआ, CH4, उससे पहले बोरोन हाइड्राइड BH3 CH4 NH3 H2O HF, ठीक है। इनमें जब आप चलते हो ना, इधर से इधर जब आप चलते हो, तो इसमें क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। उसके लिए आपको देखना होता है जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर। मैंने आपको शायद कहीं ना कहीं बताया होगा, काय बोलते हैं सिंबल को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जब सबसे ज्यादा होता है, इधर से इधर जाते हुए, ये काय जो है इंक्रीज करता है, डेल्टा काय। डेल्टा काय मतलब जो दोनों कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ग्रुप में डिक्रीज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आसानी से टूट जाएगा, तो H पॉजिटिव आयंस देगा, ठीक है। अभी यहां पर हमें अलग क्यों करना पड़ा, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा कौन है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में सबसे बड़ा कौन है, बोरोन सबसे बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहां है, बोरोन हाइड्राइड की, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास अगर क्वेश्चन आए तो आप तो ये कहोगे भी बोरोन हाइड्राइड मस्ट बी मोर एसिडिक देन HF, लेकिन ऐसा नहीं। पीरियड के अगर एलिमेंट्स का हाइड्राइड का कंपैरिजन आए, देखो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में एसिडिक कैरेक्टर में, या तो एलिमेंट ग्रुप के ही होंगे उनके हाइड्राइड, या फिर एक पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्राइड होंगे उनके एसिडिक कैरेक्टर का आपको कंपैरिजन करना होगा। ये चीज आपको 11th क्लास की इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आपको ये बात मिलेगी, लास्ट क्लास के टॉपिक्स में। वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर हाइड्राइड्स आपने लेनी है, अगर एलिमेंट्स आपके ग्रुप के हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर पता लगाने का क्राइटेरिया होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
लेकिन अगर आपके एलिमेंट्स सेम ग्रुप के पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनका अगर आपने एसिडिक कैरेक्टर पता लगाना है तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं देखते, हम देखते हैं कंबाइनिंग एटम्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है वो कितना है, वो अगर ज्यादा होता है तो एसिडिक ज्यादा होता है। तो अगर कल को क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंपैरिजन दिया हुआ है वो किस किस के बीच में, वो एलिमेंट्स जो है जिनके हाइड्राइड आपको दी जा रहा है एक ही ग्रुप के हैं, या जैसे कल को मान लो अमोनिया और वाटर में आपको कह देते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक है। भाई अपने अगर बात करेंगे अमोनिया और वाटर में, क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आता है अमोनिया और वाटर में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आप क्या कहेंगे वाटर ज्यादा एसिडिक है। तो ये कैसे पता लगता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, मान लो ऐसा करते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, ठीक है, और बोरॉन की है मान लो 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट्स तो होती नहीं क्योंकि वो तो एक इमोशन है, मगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाते हुए बढ़ती है। हाइड्रोजन की मैंने 1 ले ली तो डिफरेंस निकालना, इधर कितना हुआ 2 यूनिट्स का, इधर कितना हुआ 3 यूनिट्स का, इधर कितना हुआ 4 यूनिट्स का, इधर कितना हुआ 5 यूनिट्स का। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी हमारे एलिमेंट की, हाइड्रोजन की तो फिक्स है मैंने 1 रख दी, बाकी सबकी बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है हमारे पास डेल्टा का बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये हाइड्राइड्स के बारे में जो जनरल एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी सारी। तो नॉर्मली चाहे आपके पास 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स हो, 16th ग्रुप के हाइड्राइड्स हो, 17th ग्रुप के हाइड्राइड्स हो, जो मैंने आपको ये जनरल बातें बताई ये हर जगह पर एक समान ही आएंगी, ठीक है। जो मैंने आपको बातें बताई ये हर जगह पर एक ही तरह की एप्लीकेबल होंगी। अब ये बॉन्ड लेंथ वाला अगर है तो चाहे आपका ये 15 ग्रुप का H और N हो, चाहे आपका 16 ग्रुप का H और O हो, सभी में एक ही तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा आपको, ट्रेंड तो सेम ही मिलेगा ना। तो सवाल तो अंत है नहीं, सवाल तो कहीं से भी अगला उठा के पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप साउंड हो तो आप अपने जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, क्लियर। तो अब हम जरा इसको पढ़ते हैं और जो बातें मैंने बताई ये रिपीट होंगी अभी। अब अपन इसको पढ़ते हैं और अब देखते हैं जहां जहां पर जैसी जैसी बातें आती हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन कहता है all the elements of group 15 form hydrides of the type EH3 where E is equal to N, P और वही AS, SB और BI। पहली बात, पहला पॉइंट आता है the stability of hydrides decreases from ammonia to bismuthine। हाँ जी, क्या कहेंगे अब आप, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है तो स्टेबिलिटी, थर्मा आप हीट करोगे, हीट करके अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तोड़ने में जोर आएगा आपको, लेकिन बिस्मथीन को बिस्मथ और हाइड्रोजन में तोड़ना आसान रहेगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है। तो इसमें क्या आया, तो मतलब कहने का जरूरी नहीं है अपने को थ्योरी पढ़नी हो, अपने अगर एक बात को दिमाग में इसको बिठा लेना तो आने दो कोई भी सवाल, अपन अपने कॉमन सेंस से ही दे देंगे, एक सब्जेक्ट के जनरल सेंस से अपन जवाब दे सकते हैं और वो सही स्ट्राइक करेगा। आपको खुद को अंदर से आवाज आएगी कि यार ये इसका आंसर होता है, यूं कुछ भी बोल देना वेकेंट ऑर्बिट, ऐसे नहीं, आपको खुद को एक लॉजिक समझ आएगा चीज का, ठीक है। तो मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस which results in a decrease in bond dissociation enthalpy and hence the stability of hydrides decreases moving down the group। पहली बात हो गया स्टेबिलिटी। दूसरा रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या आएगा आपके पास, H पॉजिटिव देना, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाते हुए क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस व्हिच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बॉन्ड, फिर रिपीट है, सेम ही बात है, decrease in bond dissociation enthalpy and hence the ease of releasing or donating hydrogen increases moving down the group, thereby increasing the reducing character। Consequently, ammonia is only a mild reducing agent while bismuthine is the strongest reducing agent among all the hydrides, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिसिटी। बेसिसिटी जिसका मतलब बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस इन दी ऑर्डर। अब बेसिक कैरेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो बेस क्या था, इसको लोन पेयर जो डोनेट करते, ठीक है ना। तो moving down the group the size of the atom increases due to which EH bond length increases
which results in a decrease in bond and hence the ease of releasing donting. नहीं, ये थोड़ा सा ये काट दो इसको, ये तो वो रिपीट हो गया, ऐसा नहीं है। ये ऑर्डर आपके पास जो आ रहा है देखो, जो यहां पर बेसिक कैरेक्टर की अपन बात कर रहे हैं, तो बेसिक जो है वो नाइट्रोजन के पास, सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सबसे बढ़िया कौन है? अमोनिया इसके अंदर, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। आप ये सोचेंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, देगा नहीं किसी को, उस हिसाब से सोच रहे आप, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अगर बात करेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने की बात करेंगे, तो सबसे फास्ट अमोनिया करेगा। ठीक है, इसको तो क्या, ये थोड़ा आप काटो, इसको मैं जो लिखवाता हूं वो लिखो। ये पूरा जो इसमें जो ऑर्डर लिखा ना, अमोनिया, फॉस्फीन, ASH3, इसके नीचे रीजन जो है ना, ये जो आइटैलिक्स में लिखा है, ये काट दो। क्या चीज? देखिए क्या होता है कि आप ये देखो, आप पढ़ क्या रहे हो इस टाइम? अभी आप क्या पढ़ रहे हो? अभी हम कंपाउंड, बेसिकली हाइड्राइड पढ़ रहे हैं। तो जैसे अभी उसने एसिडिक में बोला था, तो मैंने कहा था अभी हम ऑक्साइड नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्राइड पढ़। ये ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कई बार आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 10th क्लास में हम एम्फोटेरिक बताते हैं आपको। अब बच्चे क्या करते हैं, 10th क्लास में लिखते हैं एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक मेटल। अब ये गलत बात है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नहीं है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, चीजें अलग अलग है। क्या होता है कि हमने एक गलती कहां रहती है कि हमने एक नाम पढ़ लिया एल्यूमिनियम, तो वो सबके दिमाग में वही काम करता है। पर आप खुद सोचो कि कॉपर और कॉपर सल्फेट कितने अलग अलग चीजें। कॉपर देखा हुआ आपने? देखा प्रियंका कॉपर आपने? कहां देखा है? वायर्स, ब्राउन कलर का मेटल है, और कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। तो बिल्कुल अलग अलग चीजें, तो प्रॉपर्टीज भी उसी तरह से अलग अलग होती है, तो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहां पर जो आपने काट दिया उसमें लिख लीजिए, ड्यू टू, इसकी जगह पर रीजन में आपको जो लिखवा रहा हूं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, due to small size and high electronegativity, the electron density is the highest on the nitrogen atom of ammonia. On the nitrogen atom of ammonia, making it the strongest Lewis base देखिए क्या होता है, लिख लिया? जब आप सामने वाले को बात समझा रहे हो कि मैं भी इस चीज को एसिड इस तरह से बताना चाहता हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट से बताना चाहता हूं, अगर मैं लुइस के कॉन्सेप्ट से समझाना चाहता हूं बात को, तो मैं वर्ड क्या यूज कर देता हूं? लुइस एसिड या लुइस बेस। तो सामने वाला समझ जाए कि मैं इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर समझाना चाहता हूं। और अगर मैं ब्रॉन्स्टेड लॉ के हिसाब से समझाना चाहता हूं, तो मैं बोल देता हूं ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस। तो सामने वाला समझ जाता है कि भाई हाँ, ये H पॉजिटिव की डोनेशन या एक्सेप्टेंस के हिसाब से मुझे समझाना चाहता है। तो यहां पर मैंने लुइस बेस वर्ड यूज किया, क्योंकि यहां पर मैं अमोनिया का मोस्ट बेसिक नेचर जो बताना चाहता हूं, वो मैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो थे, मैंने वो तो इरेज कर दिया, आपने लिखा ही था लुइस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में छोटा है, भाई है तो इलेक्ट्रॉन दो ही, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर होगी, वहीं पर तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर ये है, सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसी में हाइड्राइड्स में बात चल रही है, PH3। PH3 को क्या बोलते हैं भाई? फॉस्फीन। हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया।
पढ़ने की जगह आप बता सकते हैं कैसे? हाँ, ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो हाँ, अब हाँ एक बात और कुछ जो भी आपके मन में आता है आप, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आपका दिमाग काम करना शुरू कर दे सब्जेक्ट के बारे में, इंस्टेड ऑफ कि आप रट्टे मारे। रटना तो जो रिएक्शन रटनी है वो रटनी है, कॉन्सेप्ट में आपका दिमाग काम सोचना शुरू कर दे भी मुझे ये चीज अप्लाई करनी है, और सही आएगी देखना जब आप सोचना शुरू करेंगे। है जी? साइज बड़ा होगा। अब आप एक बात को समझना, बॉइलिंग और थर्मल स्टेबिलिटी दो अलग अलग चीजें क्यों हैं भाई? अभी अपन ने थर्मल स्टेबिलिटी मैंने बोला था, बॉइलिंग अलग चीज है, थर्मल स्टेबिलिटी अलग चीज है। देखो नहीं, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करता हूं किसी चीज के आपने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा हुआ है क्लास 10 के अंदर? क्या होता है चैतन्य उसके अंदर? हीट से तोड़ते हैं किसी कंपाउंड को, ध्यान है किस कंपाउंड को तोड़ा है? AgBr, वो लाइट से टूटता है। चलो कोई बात नहीं, डिकम्पोजिशन होता है बेसिकली। पानी को कैसे तोड़ते हैं? इलेक्ट्रोड। तो क्या बनता है? H2 और O2। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, वाटर की ज्योमेट्री कैसी होती है? बेंड। ये जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये उसके पड़ोस में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसके पड़ोस में तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका मैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करता हूं तो कौन से बॉन्ड टूट जाएंगे? H और O के बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे, और क्या मिलेगा मुझे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कौन से बॉन्ड कहलाते हैं जो बीच में बॉन्ड तोड़े? हाँ, ये और इसके पीछे ये कौन से बॉन्ड है? ये कोवेलेंट, ये हाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ डालते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं तोड़ने, बहुत मुश्किल होते हैं, थर्मली तो टूट ही नहीं पाते, ठीक है ना, क्योंकि वाटर बॉयल ऑफ कर जाता है 100 डिग्री पर, तो टूटता नहीं है। तो आप उसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ते हैं इसको, ठीक है, और आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। पानी और आग में क्या रिलेशनशिप है? पानी आग को बुझा देता है। ऑक्सीजन और आग में क्या रिलेशनशिप है? इट सपोर्ट्स कंबशन, बर्निंग तो हो ही नहीं सकती। हाइड्रोजन और आग में क्या रिलेशनशिप है? हाइड्रोजन खुद भी जलता है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ा था, हाइड्रोजन खुद भी जलता है। तो आप देखो जब आप एक केमिकल चेंज लाते हो तो क्या होता है? प्रॉपर्टीज बदल जाती है। कहां तो पानी आग बुझाता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, कंबशन, नई चीजें बनती हैं। जब आप बॉयल करते हो, पानी को बॉयल करते हो तो पानी से स्टीम बनती है, उस केस में ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, ये नहीं टूटता, ये बॉन्ड थोड़ी टूटते हैं। जब आप बॉयल करते हो तो ये बॉन्ड नहीं टूटते। बॉन्ड कौन से टूटते हैं? स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। लिक्विड वाटर का भी फॉर्मूला H2O। H और O नहीं टूटा उसके अंदर। हाइड्रोजन वाटर जो है, वाटर भी आग को बुझाता है, तो स्टीम भी आग को बुझाने का ही काम करती है। प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, सिर्फ फिजिकल फॉर्म बदलती है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो बॉइलिंग इज जस्ट अ फिजिकल स्टेट, चेंज होती है। तो ये जो है ना, आप कौन से बॉन्ड तोड़ते हो उस केस में? ये जो यहां पर जैसे हाइड्रोजन पर आपको पता है डेल्टा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में सिंपल प्लेन ये फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। केमिकल बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरे जो बात कर रहा हूं इनको फिजिकल बॉन्ड कह सकते हो, फिजिकल अट्रैक्शन कह सकते हो। सिर्फ किस तरीके से कि भाई जो है सिर्फ अपोजिट जो है डायपोल्स एक दूसरे को कुछ अपनी तरफ आकर्षित करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। एक पोल ये है, दूसरे मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोल, ये आपस में कुछ हद तक खिंचे रहते हैं। तो आप जब बॉयल कर रहे हो ना, जब आप बॉयल कर रहे हो तो आप केमिकल बॉन्ड नहीं तोड़ रहे,
आप सिर्फ ये फिजिकल बॉन्ड तोड़ रहे हो, ये वाले, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तोड़ रहे हो। इससे क्या होता है, दूर दूर हो जाते हैं। रहता वाटर वाटर ही है, बस वो दूर दूर हो जाता है, तो उसकी फिजिकल स्टेट जो है लिक्विड से। तो थर्मल स्टेबिलिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तब हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये केमिकल बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं। तब हम क्या करते हैं, जैसे आपने अभी हाइड्राइड्स में क्या करा कि आपने हाइड्रोजन और जो एलिमेंट था उसके बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, वो थर्मल स्टेबिलिटी थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग की। तो बॉइलिंग में आप कौन से बॉन्ड तोड़ते हो, मॉलिक्यूल नहीं तोड़ रहे आप, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप तोड़ रहे हो। तो यहां पर ये कहता है कि फॉस्फीन और अमोनिया में से, वैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर। जितना सतह ज्यादा होता है उतना ही जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन फॉस्फीन साइज में बड़ा है, नो डाउट फॉस्फीन अमोनिया साइज में बड़ा है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है। बात ये है, तभी तो हम स्टडी कर रहे हैं इसको। अगर एक नॉर्मल फीचर होता तो ऊपर से नीचे जाते हुए जैसे कंपाउंड्स के साइज बढ़ते हैं, तो हमारा फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, तो क्यों कम होता है फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपको पता होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने हाइड्रोजन कंपाउंड जिनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। वो कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन का, जैसे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, दूसरा अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ इसमें जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बनता है, ये कंपैरेटिवली कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि अमोनिया, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहां जो बॉन्डिंग होती है ना बीच में, जो ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ दो अपोजिट पोल एक दूसरे को थोड़ा बांध के रखते हैं, तो अमोनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। फॉस्फीन में क्या होता है, ऑल्दो फॉस्फीन का साइज बड़ा है, लेकिन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन उसका काफी कमजोर होता है। तो उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो बीच के बॉन्ड्स क्या होंगे, टूट जाएंगे, उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, बॉयल ऑफ कर जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगी। और अमोनिया में आपको थोड़ा हाई टेम्परेचर, तो बेसिकली वन वर्ड आंसर इसका क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। समझे मेरी बात को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में क्या रहता है, हम ये बॉन्ड तोड़ने पे उतारू रहते हैं। ये बॉन्ड नहीं टूटते बॉइलिंग में, मेल्टिंग में या इसमें, ये वाले बॉन्ड नहीं टूटते। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स के अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस टूटते हैं। विद इन अ मॉलिक्यूल कोई बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है ना। विद इन अ मॉलिक्यूल अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो वो तो डिकम्पोजिशन कर दिया आप, डिकम्पोजिशन नहीं करना, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट बदल दी। ठीक है, तो बस इसका रीजन अपने पढ़ लेते हैं। तो फॉस्फीन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। इसका रीजन क्या है, रीजन, अनलाइक अमोनिया फॉस्फीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड स्टेट, दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फीन इज लोअर देन दैट ऑफ अमोनिया। ठीक है, चलो फिर बाकी मंडे को देखते हैं फिर।